नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे पेनफुल पीरियड्स के बारे में और जानेंगे कुछ होम रेमेडीज जिनसे कि इनको दूर किया जा सके। डिस्मेनोरिया या पेनफुल पीरियड्स या मासिक धर्म के दौरान पेन एक बहुत ही अंडर डायग्नोस्ड और अंडर ट्रीटेड गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है। तो प्रत्येक महीने में बच्चादानी की जो लाइनिंग होती है वह अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है, और जब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि अंडा और अंडाणु और शुक्राणु दोनों नहीं मिलते, तो यह जो लाइनिंग है यह शेड ऑफ होती जाती है और मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो प्रत्येक लड़की को यह महीने में होता है, मासिक चक्र के दौरान ब्लीडिंग होती है। जनरली यह जो साइकिल है ये 22 से 35 दिन की होती है। जो ब्लीडिंग रहती है वह 2 से 8 दिन रहती है, और एवरेज जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस है इस ब्लीडिंग के दौरान, पीरियड्स के दौरान, वह होता है 35 से 50 ml। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, माइल्ड पेन, माइल्ड क्रैम्प्स होना एक नॉर्मल बात है इसके अंदर। लेकिन अगर पेन इतना ज्यादा है कि लड़की को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है या अपने जॉब से छुट्टी लेनी पड़ रही है, या फिर उसको एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स उसको पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं, तो यह एक कंसर्न का विषय है जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। अब ये पेन होता क्यों है? पीरियड के दौरान जो यूट्रस या बच्चादानी की जो लाइनिंग होती है वह प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक केमिकल रिलीज करती है। यह जो पदार्थ है प्रोस्टाग्लैंडिन, यह कॉन्ट्रैक्शन करता है मांसपेशियों में बच्चादानी की। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसके साथ में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वह भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे कि टेम्परेरीली जो ब्लड फ्लो है मसल, यूट्रस की मसल तक वह रुक जाता है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक जाती है, जिससे कि पेन होता है। यह जो पेन है इसे मेडिकल भाषा में डिस्मेनोरिया कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, स्पैज्मोडिक और कंजेस्टिव। जो स्पैज्मोडिक टाइप का डिस्मेनोरिया है, इसमें जो पेन है वह पीरियड की ब्लीडिंग के साथ साथ ही शुरू हो जाता है। लगभग 1 से 2 दिन तक रहता है और कई बार अपने आप ही सबसाइड हो जाता है, या कुछ पेन किलर्स, कई बार 1 या 2 पेन किलर्स लेने के साथ साथ ही यह खत्म हो जाता है। इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं देखी जाती, कोई आइडेंटिफाएबल पैथोलॉजी नहीं है। और जब महिला को या लड़की को जब सबसे पहले ब्लीडिंग शुरू होती है, जिसे कि मीनार्की कहा जाता है, उसके कुछ साइकिल्स बाद ही यह जो पेन है प्रत्येक साइकिल के अंदर यह शुरू हो जाता है। तो यह एक ऐसी वरीसम कंडीशन नहीं है, ज्यादा इसमें आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि महिला के अंदर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के साथ साथ यह जो पेन है अपने आप ही कम हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप का डिस्मेनोरिया, यानी कि कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया ब्लीडिंग शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही यह पेन लड़की में शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ में यह एक नए सिम्टम के रूप में कई बार देखने को मिलता है। 25 इयर्स की एज के बाद में कई महिलाओं का यह रहता है कि पहले तो पीरियड्स में पेन नहीं होता था, लेकिन अब पीरियड्स में पेन होना शुरू हो गया है। तो यह एक नए सिम्टम, नए लक्षण के रूप में भी कई बार कंप्लेन होती है आफ्टर 25 इयर्स या अर्ली 30s में। तो इसके कई कारण होते हैं, इसके अंदर काफी जो अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं, ऑर्गेनिक पैथोलॉजीज होती हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण है इन्फेक्शन, जेनाइटल इन्फेक्शन, यानी कि वजाइना का इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चादानी का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स का इन्फेक्शन हो सकता है। यह इन्फेक्शन में आपको डिस्चार्ज हो सकता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, पेन हो सकता है लोअर एब्डोमेन के अंदर, यानी कि निचले पेट के अंदर आपको पेन हो सकता है। और यह केवल पीरियड के दौरान ही नहीं, आपको नॉर्मल टाइम में भी आपको निचले हिस्से में पेन रह सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, या डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग हो सकता है, और इंटरकोर्स के दौरान भी पेन हो सकता है।
तो यह हुई इन्फेक्शन की बात, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। रसौली इसे कहा जाता है। यह कोई कैंसर नहीं है और यह मसल टिश्यू से बनता है, बच्चादानी के अंदर डेवलप होता है। तो इसकी वजह से कई बार पेन महसूस होता है और साथ साथ में अगर एक टाइप का फाइब्रॉइड है जो कि वॉल से लेकर कैविटी में ग्रो करता है, तो उसकी वजह से तो ब्लीडिंग का जो अमाउंट है वह भी बढ़ जाता है। हालांकि फाइब्रॉइड एक कॉमन कंडीशन है और सभी महिलाओं में इसके प्रॉब्लम्स या इल इफेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। कई बार यह साइलेंट अवस्था में भी रहता है और इससे कोई प्रॉब्लम या कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन इसको भी आपको प्रॉपरली इसका इलाज करवा लेना चाहिए। अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं और एक कंडीशन जो काफी कॉमनली और इन दिनों तो काफी बढ़ गई है, एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस। यानी कि जो यूट्रस है, बच्चादानी की जो लाइनिंग होती है, उसके अंदर जो टिश्यू है वह यूट्रस में नहीं ग्रो करके उसके आसपास के एरिया, पेल्विस का जो एरिया है, हो सकता है आपकी ओवरी हो यानी अंडादानी, फेलोपियन ट्यूब्स हो, उनके ऊपर जाकर यह ग्रो कर जाए। तो प्रत्येक महिला के अंदर जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो प्रत्येक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसके अंदर यूट्रस की जो लाइनिंग वाली जो टिश्यू है वो रिएक्ट करती है। तो जो अन्य जगह पर यह जो लाइनिंग है जो डिपॉजिट हो गई है, वह भी इसके हिसाब से ही रिएक्ट करेगी। और जब भी आपको ब्लीडिंग, जब पीरियड्स आते हैं, तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वह तो ब्लीड करेगी ही, साथ में ये जो बाहर में टिश्यू डेवलप हो गया है वह भी ब्लीडिंग करेगा। यूट्रस की ब्लीडिंग के लिए तो आउटलेट है, वह वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेकिन जो अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है आपकी ओवरी के ऊपर, फेलोपियन ट्यूब के ऊपर, उसके लिए कोई आउटलेट नहीं है। तो वह अंदर ही डिपॉजिट होकर, इन्फ्लेम्ड होकर स्कारिंग कर देती है, स्कार बना देती है। तो यह तो हुआ एंडोमेट्रियोसिस और इन दिनों काफी बढ़ गया है। पेनफुल पीरियड इसका बहुत कॉमन सिम्टम है। इनफर्टिलिटी हो जाती है इसके कारण पेनफुल इंटरकोर्स इसका काफी एक कॉमन सिम्टम है। अब यही जो लाइनिंग है, यह अगर यूट्रस के मसल, यूट्रस के वॉल के अंदर डेवलप हो जाती है, तो इसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। यह भी एक काफी पेनफुल कंडीशन है और इसके अंदर भी पेनफुल पीरियड्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा हो सकता है सर्वाइकल स्टेनोसिस, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है वह टाइट हो जाना। कई बार जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वह एक ही जगह पर काफी मोटी हो जाती, काफी ज्यादा ग्रो हो जाती है और एक उभरता हुआ हिस्सा डेवलप हो जाता है जिसे पॉलिप्स कहा जाता है। इनकी वजह से भी पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है पीरियड्स के दौरान। तो यह कुछ कॉजेज हुए हैं जिनके कारण पेनफुल पीरियड्स हैं। तो इनके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। डिस्मेनोरिया या पेनफुल पीरियड्स के बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन कुछ होम रेमेडीज भी हैं, कुछ घरेलू उपाय हैं जिनके कारण आप इनसे थोड़ी हद तक रिलीफ पा सकती हैं। इनमें कुछ जो मुख्य है वह है कि आप हीटिंग पैड या हॉट वाटर बॉटल से लोअर एब्डोमेन, आपका जो निचला हिस्सा है, वहां पर सेक कर सकती हैं। आप प्रॉपरली रेगुलरली एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिसकी वजह से आप, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वह हैप्पी हार्मोन्स, मूड एनहांसिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है, तो इसकी वजह से आपकी जो पेन बियरिंग कैपेसिटी है, एक तो वह भी बढ़ती है और आपको इसमें काफी रिलीफ मिलता है। ऐसे फूड्स को अवॉइड करें जिनसे कि ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, जैसे बहुत सारे सॉल्टी फूड्स हैं, कैफीन रिच फूड्स हैं, टी है, इनको आप अवॉइड करना चाहिए। आपको जो डाइट लेनी है उसके अंदर मैग्नीशियम रिच, थायमीन रिच, विटामिन ई रिच फूड्स आपको लेने चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बनाना है, ड्राई फ्रूट्स हैं, एवोकाडोज हैं, ये सब आपको लेना चाहिए। आपको योगा करना चाहिए। योगा में भी कुछ पोजेस ऐसे होते हैं जैसे नी चेस्ट या चाइल्ड पोजीशन है,
या फिर शवासन है, काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो आपका मेंटल रिलैक्सेशन भी इससे होता है। स्ट्रेस से आपको अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस से आपको दूर रहना चाहिए, प्रॉपर स्लीप आपको लेना चाहिए, हो सके तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, स्पाइसी फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल से आपको दूर रहना चाहिए। हमारी डाइट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे घर में ही अवेलेबल होती है। हल्दी का दूध आप पी सकते हैं, जिंजर टी बनाकर आप पी सकते हैं, सिनेमन का आप उपयोग कर सकते हैं, इनफैक्ट चाय के अंदर सिनेमन आप यूज़ कर सकते हैं, केला है, इनको आप खा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे कि आप घर बैठे ही अपने जो पेन है उसको दूर कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। और अगर इन होम रेमेडीज से आपको अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि पेनफुल पीरियड्स के इतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होने के बाद भी आपको इसको साइलेंटली इसको बियर नहीं करना चाहिए, खुलकर अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। आशा करती हूँ पेनफुल पीरियड्स के बारे में, डिस्मेनोरिया के बारे में आपके काफ़ी सवाल सॉल्व कर पाए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह चैनल पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।